Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, we have already started our chapter number 5, that is accounting standard, and IFRS, that is the International Financial Reporting Standards. So, in this we have already covered the topic accounting standard, what are the standards, right? And today we will discuss about the utility or the benefits as well as the limitation of these standards. Before starting with this, let us revise what are the accounting standards. Accounting standards क्या थे हमारे पास? हमारे पास accounting standard वो written statement होती हैं, that written statements जो टाइम टू टाइम इशू होती हैं, जिसमें हमें पहले ही रूल्स प्रैक्टिसेस सभी बता दी जाती हैं कि हमें कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें अपने बुक्स को कैसे मेंटेन करना है। तो अब इन्हीं स्टैंडर्ड्स के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट बेनिफिट है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि रिलायबल और क्रेडिबल वर्ड मीन्स लोन के रिलेटेड क्रेडिट से बना है ये वर्ड। तो ये वर्ड क्यों लिखा गया है? क्योंकि यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। और अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी यूज़र्स तक पहुंचनी है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली बनी होंगी, एक ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताएंगी, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा यकीन करेंगे फ्यूचर में भी, और लोग इंटरेस्टेड और होंगे हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को नोन करने में, उनको जानने के लिए। और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर लोग लोन लेने के लिए या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि हम फाइनेंशियली हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, लॉसेस में तो नहीं है, या हमारी क्या परफॉर्मेंस है, वो सभी हम कहाँ से पता करेंगे? फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बेसिस पे बनी होंगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हमें प्रेजेंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि हमें इसके साथ एक तो कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो इससे क्यों हो पाता है? क्योंकि अगर हम एक कंसिस्टेंट बेसिस, एक पर्टिकुलर बेस, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे, यूनिफॉर्म सिस्टम के बेसिस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, तो हम हर बार एक सेम पैटर्न ही यूज़ करेंगे, जिसके कारण कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, और उसी के बेसिस पे हम अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं, राइट? उसी के बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं, और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हर बार कंसिस्टेंट भी रहता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम पैटर्न ऑफ रूल्स, सेम पैटर्न ऑफ पॉलिसीज, यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म पॉलिसीज, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एवरी ईयर, विच मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल एवरीवेयर। देन नेक्स्ट थिंग वी हैव, यही फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे हेल्प करते हैं अगर कोई इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट्स हैं। इन केस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए वी आर नॉट नोइंग द सॉल्यूशन कि हमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। हमें डेप्रिसिएशन के हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना है, स्ट्रेट मेथड यूज़ करना है, तो हमें कौन सा मेथड करना है इफ़ वी आर इन अ कन्फ्यूजन। और ऐसे और भी कई सिचुएशंस हो सकती हैं, हमें अपने एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, या फिर हमारे पास रियलाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, इट कैन बी एनीथिंग। तो हमें अपने एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये हमारी एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास यही स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हाउ टू रिजॉल्व सच कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास हमारी सभी सॉल्यूशंस, हमारी सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हुए हैं इन अ रिटन फॉर्म, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
तो अगर हमारे पास हर आइटम रिटर्न में होगी, हमें एवरीथिंग विल बी वेरी नोन टू अस कि कैसे करना है, वी डोंट नीड टू डू आवर ओन पॉलिसीज़, हमें अपना अपना नहीं यूज़ करना है, तो हमारे इसमें मैनिपुलेशंस, अपनी मर्जी से चेंजेस या फिर फ्रॉड्स जो हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो ही होती हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इरेगुलर या फिर मैनिपुलेट तभी होती हैं अगर हम उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ प्रॉपरली नहीं एक्सेप्ट करें। अगर हमारा एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज तो हमारे वहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कभी भी मैनिपुलेशन और फ्रॉड नहीं होता। देन लास्ट बेनिफिट दैट वी गेट फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज द हेल्प टू द ऑडिटर्स। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स टू इंश्योर दैट जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हैव बीन फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि वो हमारे प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं या नहीं, ये ड्यूटी है हमारे ऑडिटर की। तो अगर इन केस हमारे पास कोई भी डेविएशंस हैं, डेविएशंस मीन्स कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आइटम्स नहीं मैच हो रही, मिसमैचिंग है, तो ये ड्यूटी है कि जो ऑडिटर है वो अपने जो रिपोर्ट्स हैं उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर करे। ठीक है, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर करे और इसी बेसिस पे हमारे कोर्ट केसेस बनते हैं। और अगर प्रॉपरली डिस्क्लोजर होता है तो हम प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फर्दर डिस्क्लोज करते हैं, फर्दर उस पर बात होती है और यही पॉइंट्स को लेके यही पॉइंट्स हमारे कोर्ट केसेस में जाते हैं, जिससे हमारे बिजनेस का प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। बिकॉज ईच एंड एवरी डाउट जो है वो हमेशा अपनी मर्जी से नहीं डील होंगे, वो डायरेक्टली डील होंगे विद द हायर मैनेजमेंट, दैट इज़ वो कोर्ट्स में केसेस जाते हैं। तो ऐसे डेविएशंस को डील करने के लिए हमारे पास नए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं विच एट लास्ट हेल्प द ऑडिटर्स इन द फेयर, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ बेनिफिट्स थे या फिर इनकी यूटिलिटी थी। हमें क्या बेनिफिट्स, यूटिलिटी भी यही होता है कि हमें क्या इससे मिल रहा है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हमें इससे कुछ तो बेनिफिट मिले, कुछ तो हमें इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो वही होता है यूटिलिटी। लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है कि हमारी इस स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ कमियाँ भी होंगी, ड्रॉबैक्स होंगे। तो वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो हमारे पास 4 मेन ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला है रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाते हैं तो उसमें कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, जिसके कारण प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं हो पाता, प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्योंकि वहाँ पे कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, कई बार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंज का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स अड़ जाते हैं उसके कारण वो चेंज नहीं आ सकता और हमारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेटेड नहीं हो पाते। सेकेंड पॉइंट वी आर हैविंग दैट जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिजिड नेचर के होते हैं। मतलब कि ये हमारे पास, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम के लिए या फिर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं, कई सॉल्यूशंस हैं, तो अकाउंटेंट को ये फ्रीडम नहीं देते कि वो इन सॉल्यूशन में से किसी भी सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इन्होंने जो कह दिया स्टैंडर्ड्स में वही एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिजिड इन नेचर। मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, अकाउंटेंट की मर्जी नहीं चल सकती। अगर उसे लगता है कि यही स्टैंडर्ड अच्छा है, यही सॉल्यूशन बहुत सही रहेगा हमारे बिजनेस के लिए, तो वो अपनी मर्जी से इस स्टैंडर्ड को नहीं यूज़ कर सकता। देन थर्ड वन इज़ द जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उसमें भी हमने एक कंसेप्ट भी पढ़ा था कि कॉस्ट कंसेप्ट है। मीन्स हम अपनी जो एसेट्स हैं उनको हम हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू पे। जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उस पर हम अपने एसेट्स को, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। यही कारण है क्योंकि हमारे बिजनेस में हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे काम किया जाता है,
तो इसी ड्रॉबैक को लेके आगे जाके नेक्स्ट कल आप पढ़ोगे कि IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए इसी ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ये पॉइंट नया लाया गया कि हम अपने एसेट्स IFRS के अकॉर्डिंग हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ एंड लायबिलिटीज़ को करंट या फेयर वैल्यू पे, जो उसकी करंट मार्केट में जो उसकी वैल्यू है उसमें बैलेंस शीट में शो कर पाएंगे IFRS की मदद से। तो ये हम डिटेल में कल पढ़ेंगे कि इसमें क्या चेंज आया है, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें हम अपनी अकाउंटिंग में जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हें हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि जिस दिन हमने उनको ख़रीदा था हम उस डेट पे लिखते हैं, ना कि अगर सपोज़ एक लैंड है हमने ख़रीदी 2 लाख की थी, लेकिन हमारे बिजनेस में सिर्फ वही 2 लाख को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो उसमें लैंड की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है उसको नहीं रिकॉर्ड किया जाता, तो जिसके कारण हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपडेटेड नहीं बन पाते। तो ये हमारा बहुत बड़ा लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारे ऑडिटर की जजमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। मतलब कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी किया, जिसके कारण ऑडिटर को जो सही लगता है वो उसको मानना, मतलब वो उसको जो उसको लगता है कि वो सही है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो नहीं हमें सही करने दे रहे, लेकिन इस स्टैंडर्ड के कारण इन ऑडिटर्स को उसको यूज़ करना ही पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, जिसके कारण ऑडिटर्स का जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है, वो अपना कंफर्ट जोन में नहीं होते, बिकॉज दे हैव टू फॉलो व्हाट इज सेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ये आज हमारे पास टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जिसमें हमने यूजेस या फिर बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को साइड बाय साइड समझा है। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ IFRS, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेक्स्ट स्टेप है कि क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या कमियां इन स्टैंडर्ड्स में रह गई कि hमें इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो हम वो टॉपिक कल करेंगे। सो कंप्लीट योर नोटबुक्स टिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Work should be done only on the fair notebooks. So see you tomorrow. Thank you.